आधा सीसी का दर्द या जिसे हम डॉक्टर की लैंग्वेज में बोलते हैं माइग्रेन, एक बहुत कॉमन बीमारी है और आपने देखा होगा आपके आसपास, आप खुद भी कई बार इस तरीके के हेडेक से सफ़र करते हो। तो ये माइग्रेन होता क्या है, किस लिए होता है और इस माइग्रेन के लिए क्या मेडिसिन दिए जाते हैं और क्या प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी दी जाती है। सो लेट्स सी इन दिस लेक्चर द ड्रग थेरेपी ऑफ माइग्रेन। तो माइग्रेन एक तरीके का एक पल्सेटिंग हेडेक होता है जो कि यूजुअली आधे सिर में होता है, या तो इस तरफ या इस तरफ, एंड ये 4 से 48 घंटे तक रहता है। इस माइग्रेन के दर्द के साथ इसमें स्पेसिफिक होता है, इसमें वॉमिटिंग होती है, इसमें वर्टाइगो होता है, इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, पेशेंट को डिजीनेस होती है, सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड, जैसे लाइट को लेकर, जैसे लाइट को एक्सपोजर होता है तो दर्द होता है। तो ऐसे ये सब साथ में जो सिम्टम्स होते हैं, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम माइग्रेन बोलते हैं। दो तरीके के माइग्रेन होते हैं, माइग्रेन विद ऑरा एंड माइग्रेन विदाउट ऑरा। विद ऑरा मतलब क्लासिकल माइग्रेन होता है जिसमें माइग्रेन इज ऑफन प्रिसीडेड, मतलब माइग्रेन से पहले कुछ न्यूरोलॉजिकल या विजुअल सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब उसके शुरू होने से पहले पेशेंट को कुछ विजुअल या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। उसको बोलते हैं माइग्रेन विद ऑरा। और एक होता है माइग्रेन विदाउट ऑरा जिसमें माइग्रेन इमिडिएटली प्रेसिपिटेट करता है। नाउ इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए काफ़ी फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो होता है डिस्टर्ब्ड स्लीप। देन तो जो अगर पेशेंट की स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है तो दैट कैन प्रेसिपिटेट इरेगुलर मील्स। पेशेंट अगर इरेगुलर मील्स ले रहा है, कभी दोपहर में खाना खा रहा है, कभी खाना नहीं खा रहा है एंड शाम को खाना खा रहा है, इस तरीके के एक सडन लाइट का सोर्स या सडन म्यूजिक साउंड कुछ सुनाई देना, सो दीज आर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। फिर धीरे 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 करके ये माइग्रेन का दर्द बढ़ता चला जाता है, साथ में नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, वर्टाइगो, ये सिम्टम्स भी आते हैं। तो इस माइग्रेन की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, लेट्स सी दैट। अब ये जो माइग्रेन है होता क्यों है, तो एक्चुअली क्या होता है, देखो, जो डिफरेंट तरीके के स्टिमुलस आते हैं या ट्रिगर्स आते हैं, तो उससे जो हमारा ट्राइजेमिनल गैंग्लियन है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये माइग्रेन करेंटली एक्सेप्टेड पैथोफिजियोलॉजी ये है कि इट इज अ न्यूरोनल डिस्फंक्शन ऑफ द ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। तो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन जैसे ही एक्टिवेट होता है तो इसकी जो ट्राइजेमिनल अफरेंस होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है, या वो सेंसिटिव हो जाती है। तो इससे रिट्रोग्रेड ट्रांसमिशन जाता है, जिससे क्रेनियल ब्लड वेसल्स को जो वहां पे सप्लाई है, देयर इज अ न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन। देन इन जनरल हमारी ब्रेन में एक न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन होता है जिसमें कि जो क्रेनियल ब्लड वेसल्स है वो वेजोडायलेट हो जाती है, पल्सेटाइल वेजोडायलेटेशन होता है। साथ ही साथ देयर इज अ रिलीज ऑफ सम mediators of inflammation like 5-HT, that is serotonin, then CGRP, that is calcium gene related peptide, substance P। तो ये सारे जो मीडिएटर्स ये रिलीज होके ये भी इन्फ्लेमेशन फैलाते हैं। साथ के साथ देयर इज एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द क्रेनियल ब्लड वेसल्स, तो थोड़ा सा ईडिमा हो जाता है नर्व्स के चारों तरफ, और जो हमारी पेन रिसेप्टर्स है वो स्ट्रेच हो जाते हैं ड्यूरा के। तो वो इन सब चीज़ों के मिले जुले होने से एक माइग्रेन का जो पेन है वो फिर प्रोड्यूस होता है। अब ये कैसे डायग्नोज हुआ, ये देखा गया कि जिन पेशेंट्स में माइग्रेन होता है उनमें 5-HT की मात्रा ज़्यादा थी, या वो 5-HT के मेटाबोलाइट्स उनके यूरिन में मिले थे। ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन में दो चीज़ें होती है, एक तो ट्रीटमेंट ऑफ अटैक, अक्यूट अटैक, और एक होता है प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी। क्योंकि जिन पेशेंट्स में ये कहा जाता है अगर अटैक्स मोर देन 3 इन अ मंथ हो, अगर यूज ऑफ NSAIDs इज मोर देन 10 days इन अ मंथ, अगर द माइग्रेन इज डिसेबलिंग देम एंड अफेक्टिंग देयर वर्क लाइफ बैलेंस, तो फिर इसका इलाज करना ज़रूरी है, ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर ये सब चीज़ें हैं तो प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी भी पेशेंट को देनी ज़रूरी होती है ताकि माइग्रेन का अटैक प्रेसिपिटेट ना हो। तो अगर देखिए, अब अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन, पेशेंट को माइग्रेन आया, तो इसमें सबसे पहले, उससे पहले मैं बताऊंगी कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं। पहला प्रिवेंटिव मेजर है पेशेंट हैज़ टू मेंटेन अ रेगुलर ईटिंग हैबिट, रेगुलर अपना मील प्लान रखे, रेगुलर स्लीप साइकिल रेगुलर रखे, स्लीप हाइजीन होनी चाहिए ताकि उसे नींद आ जाए। देयर शुड नॉट बी unnecessary light and sound sources when he is sleeping. Then secondly, रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करो, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स प्रैक्टिस करो ताकि माइग्रेन अननेसेसरली प्रेसिपिटेट ना हो, ट्रिगर ना हो। थर्ड थिंग है, जब भी माइग्रेन आपको शुरू हो तो प्रोड्रोमल अटैक जब आए, प्रोड्रोमल
स्टेज में ही आप मेडिकेशन ले लो, यू टेक एन NSAID, यू टेक द पेन किलर और यू टेक the analgesic that is to be that will reduce the pain. Don't let it go till the crescendo, नहीं तो then management becomes more difficult. तो आप जैसे ही आपको अटैक शुरू हो रहा है, you take a small analgesic and it will be aborted in the beginning only. अब देखते हैं कि माइग्रेन में हम कौन कौन सी दवाइयाँ खा सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद दी थेरेपी ऑफ माइग्रेन. सो थेरेपी ऑफ माइग्रेन में फर्स्ट लाइन, सबसे पहले फर्स्ट लाइन सिंपल एनाल्जेसिक्स, पैरासीटामोल आप ले सकते हैं. NSAIDs लाइक आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सिन है, दे कैन बी टेकन. अगर पेशेंट को साथ में नोजिया वॉमिटिंग है, देन कॉम्बिनेशन ऑफ एनाल्जेसिक विद डोमपेरिडोन इज वेरी कॉमनली यूज्ड. So we have naproxen domperidone combination in the market. We have paracetamol domperidone combination in the market, which are found to be very effective in migraine. So these combinations can be taken. उसके बाद then we have ergot alkaloids. अब ergot alkaloids में they were found to be very effective. Ergotamine and dihydroergotamine, they were very effective anti-migraine drugs, and when taken then they immediately aborted the migraine attack. लेकिन these drugs are now obsolete. ergot alkaloids अब नहीं दिए जाते हैं क्योंकि these drugs have got their own side effects. वो खुद भी nausea vomiting करते हैं, साथ में वो muscle cramps, then they have a potential to cause coronary vasospasm also, and then because now we have triptans and CGRP antagonists, so now ergot alkaloids have almost gone into oblivion. कैफीन भी एक बहुत अच्छा रेमेडी है माइग्रेन के अटैक्स को कम करने के लिए. सो कैफीन कैन ऑल्सो बी टेकन to reduce the migraine. The next category of drugs that we have is triptans and CGRP antagonist. Coming to the triptans. Now triptans are 5-HT1D1B agonist, है ना, serotonin के agonist होते हैं, and इनकी mechanism of action होती है vasoconstriction of the dilated cranial blood vessels, especially in the carotid arteriovenous shunts. तो यहाँ पे ये डायलिटेशन को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, एंड उसके साथ साथ ये जो CGRP और न्यूरोपेप्टाइड वाया सब्सटेंस पी, ये जो पेन रिलीज मीडिएटर्स होते हैं, इनको भी इनहिबिट करते हैं. साथ ही जो इडिमा हो गया, जो एक्सट्रावेसेशन ऑफ फ्लूइड है फ्रॉम द क्रेनियल वेसल्स, वो भी कम करते हैं. तो ट्रिप्टन्स की इन एक्शंस के कारण दे आर फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव इन दी ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन. अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन में तो इसको सबक्यूटेनियसली भी इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि इमीडिएट रिलीफ मिलता है. बट रिमेंबर, सुमाट्रिप्टन इज टू बी इंडिकेटेड ओनली व्हेन द पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द एनाल्जेसिक्स. ठीक है. सो देन एंड इफ यू एड नेप्रोक्सन विद सुमाट्रिप्टन, इट इज इवन मोर एफिकेशियस, एडिटिव इफेक्ट होता है. अब सुमाट्रिप्टन के बाद उसके और कंजीनर्स बन गए, रिजाट्रिप्टन, नाराट्रिप्टन, और एक और नाम है ज़ोल्मिट्रिप्टन एंड फ्रोवाट्रिप्टन. तो ये जो ड्रग्स है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन की होती हैं. इसमें ट्रिप्टन्स का एक साइड इफेक्ट होता है कि कई बार ये रिकरेंट हेडेक को प्रोड्यूस करता है. तो ये जो दवाइयाँ हैं, इनसे रिकरेंस ऑफ हेडेक इज लेस कॉमन. तो ये हेडेक को लंबे समय तक दबा के रखती हैं और रिकरेंस नहीं होने देती हैं, इसलिए दीज न्यू ड्रग्स आर फाउंड टू बी बेटर देन सुमाट्रिप्टन. फिर इसी में देखा गया कि CGRP जो होता है, दैट इज कैल्शियम जीन रिलेटेड पेप्टाइडिक मीडिएटर है, केमिकल मीडिएटर, एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द माइग्रेन. तो इट कॉजेज द न्यूरोजेनिक इन्फ्लेमेशन. सो CGRP इनहिबिटर्स या CGRP एंटागोनिस्ट फिर मार्केट में CGRP एंटागोनिस्ट दो तरीके के पाए गए हैं. एक तो गेपांट कहते हैं उनको, जिसमें होती है रीमागेपांट एंड एटोगेपांट, एंड एक होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जिसमें होती है एरिनुमैब. तो ये जो गेपांट है, रीमागेपांट है, फर्स्ट CGRP एंटागोनिस्ट है which was approved by US FDA for treatment of acute migraine, and they are known to reduce the CGRP mediator and they don't cause vasoconstriction. So these drugs were found to be efficacious in patients who have coronary artery disease और hypertension also. उसके बाद दूसरी जो इसकी कंजीनर्स डेवलप की गई, वो थी एटोगेपांट एंड ज़ाविगेपांट. नाउ एटोगेपांट इज अप्रूव्ड ओनली फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन एंड इट इज नॉट अप्रूव्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन. और ज़ाविगेपांट है, ये इट इज फॉर्मुलेटेड एज अ नेजल स्प्रे. सो नेजल स्प्रे के रूप में भी ये कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट माइग्रेन. सो दीज आर दी गेपांट और द CGRP इनहिबिटर्स. देन अगेन एक 5-HT1F एगोनिस्ट जिसका नाम है लैस्मिडिटन.
तो ये जो 5-HT1F रिसेप्टर एगोनिस्ट है लैस्मिडिटन, तो ये पाया गया कि दिस इनहिबिट्स माइग्रेन by inhibiting the CGRP rather than causing vasoconstriction. Drug is indicated in those patients who are having a CAD, that is coronary artery disease. So in such cases we can use this drug lasmiditan and CGRP antagonist both without any problem. And so this drug is approved by US FDA for treatment of acute migraine, and also as a second line therapy for patients who cannot take triptans or in whom triptans is not effective, and especially those patients who are hypertensive and have a history of vasospastic attack, either a stroke or a coronary artery disease. Then coming to the prophylaxis of migraine. So prophylaxis of migraine may, as I told you, if the patient has got more than 3 attacks in a month, is taking medicines, analgesics more than 10 days a month, and the migraine is causing a problem, disabling the work and life, then prophylactic therapy has to be taken. Now in prophylactic therapy, propranolol, जो हमारा beta blocker है, it was found to be very effective as a prophylactic drug in migraine patients. Then another drug was flunarizine, which is a calcium channel antagonist. Verapamil भी पाया गया था calcium blockers में. Verapamil was found to reduce migraine attacks. And on the same line, flunarizine, which is a calcium channel blocker that inhibits sodium channels also, and it was also found to be good in blocking the migraine attacks. So as a prophylactic therapy, flunarizine is also used. Now other drugs which are nowadays newer drugs which are used in migraine prophylaxis is tricyclic antidepressants, that is amitriptyline, and apart, which is actually a tricyclic antidepressant which increases the concentration of serotonin in the synaptic cleft in the plasma, and it also increases the concentration of norepinephrine. A newer drug, that is venlafaxine, which is an SNRI, that is selective serotonin and noradrenaline reuptake inhibitor, is also found to be more efficacious than TCAs and good in as a prophylactic therapy in migraine. Apart from that, then we have anticonvulsants like valproic acid and divalproate, which are also found to be effective in migraine as a prophylactic drug. So these drugs can be used. Then in CGRP antagonist, we have atogepant, which is approved by FDA for prophylactic therapy and not for the treatment of acute migraine. So अगर हम prophylactic therapy की drugs को गिने, तो इसमें आता है propranolol, flunarizine, amitriptyline, venlafaxine, atogepant, verapamil, divalproate, and another monoclonal antibody, that is erenumab, which is again a CGRP antagonist. So these drugs are found to be good migraine and prophylactic therapy.